दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम इस क्लास में यूपी टेट का पेपर नंबर जो 2 है एसएसटी सेक्शन में आज कुल 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यह प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग देखिए आप लोग का स्कोर कितना हो रहा है। कुल 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर 40 प्लस क्वेश्चन आप सही कर ले जा रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो देखिए जो जाना जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक ना। मृतकों का टीला के नाम से कौन जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, ठीक ना। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है इसका जो सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है, ठीक ना। यह वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? 1922 में राखाला दास बनर्जी ने किए थे, ठीक ना। राखाला दास बनर्जी। यहाँ पर कुछ विशाल स्नागार और अन्नागार भी मिले हैं, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। तो देखिए जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती को माना गया है, जो अब विलुप्त हो चुकी है इस समय, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो देखिए जो सबसे अधिक बार जो उल्लेख किया गया है वह सिंधु नदी का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, बी है कंठोपनिषद और सी है छांदोग्य उपनिषद और डी है ईशो उपनिषद। तो देखिए जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य भी है, ठीक है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी। तो देखिए जो अंतिम तीर्थंकर थे जो जैन धर्म के वह महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और 23वें पूछेगा तो ऋषभदेव थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ। तो देखिए जो चौथी बौद्ध संगति थी ना यह कनिष्ठ के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? जो कौटिल्य जो चाणक्य है उनके द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थशास्त्र और व्यापार, बी है राजनीति और लोक प्रशासन, सी है धार्मिक सिद्धांत और डी है मौर्यकालीन कला। तो देखिए ये जो है राजनीति और लोक प्रशासन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है?
तो 10वें में कि 11वें कि 12वें कि 13वें, तो किस में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन? यह अशोक के 13वें शिलालेख में यह मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो ये जो कहा जाता है समुद्रगुप्त, किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बताइए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। कौन थे? हरिशेर, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्ठ, समुद्रगुप्त। तो जो आया था हर्षवर्धन के, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से हेंगसांग, ऐसे याद कर लीजिएगा। हेंगसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। तो देखिए, जो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका जो निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और जयपाल सिंह, बाबर और इब्राहिम लोदी और अकबर और हेमू के बीच। तो यह किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम जो युद्ध है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था 1191 में। ठीक ना। आज जो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था कब? 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, अर्थात गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, जो लव एवं रक्त की नीति जो अपनाई थी वह जो थे बलबन थे। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों और मंगोलों से निपटने के लिए कठोर लव एवं रक्त नीति अपनाई थी। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दरबार में सिजदा मतलब होता है, उस समय बोला जाता है सिजदा, घुटने टेक कर प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कदम चूमना। ठीक ना। ऐसी प्रथा जो थी वह शुरू की थी। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो देखिए, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसको लागू करने के लिए सर्वप्रथम दिल्ली का जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिए, हरिहर और बुक्का 1936 में भी है। कृष्णदेवराय 1509 में, देवराय प्रथम 1406 में, और राज राजा चोल 985 ईस्वी में। तो देखिए, जो की थे हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो देखिए, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो देखिए, जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक ना। ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो है अकबर के, सॉरी शाहजहां, ठीक ना, शाहजहां के, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक ना। क्योंकि इसमें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले और मोती मस्जिद जैसे प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई थी, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत में किसने लागू की थी? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिंग। तो ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत में लागू किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक ना, 1793 ईस्वी में, ठीक ना। यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे, ठीक ना। इसमें क्या था कि इसके तहत जो था जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया और टैक्स की दर तय कर दी गई थी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी है लॉर्ड लिटन। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम, बी है 1885 में बियोम चंद्र बनर्जी, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले और 1885 महात्मा गांधी। तो देखिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर ये कहाँ किए थे? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925। तो देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, इसी हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। गांधी जी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930, दांडी से 6 अप्रैल 1930, चंपारण से 1917 और वर्धा से 1942। तो देखिए, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यह की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है बुध है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे भारी कौन सा ग्रह है?
सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ही है, ठीक ना। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, और यह बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है, ठीक ना। अब भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। आज जो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? 21 जून और 22 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 4 जुलाई और 3 जनवरी, 21 मार्च और 21 जून। तो देखिए जो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होते हैं? क्योंकि जो विषुवत कहा जाता है, जब देखिए इन दिनों तिथियों को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है, जिसे विषुवत कहा जाता है, ठीक ना। इसीलिए इन दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? भूक्रस्ट, क्रस्ट या भूप्रपटी, मेंटल या कोर या क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सियाल जो कहा जाता है यह भूक्रस्ट को या भूप्रपटी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम से जो बना होता है। जो भू क्रस्ट है वह किससे बना हुआ है? सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से। मेंटल जो है सिग्मा या सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, उसको मेंटल बोलते हैं। और कोर नीफे को बोलते हैं, निकिल और फेरम मतलब आयरन से जो बना है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा होता है? तो जो है तो है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। राजकी और एंडीज पर्वतमाला राकीज दिमाग कहाँ चला गया। राकीज और एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है एशिया और यूरोप, बी है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और डी है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो देखिए जो कहा जाता है राकीज और एंडीज जो पर्वतमाला है यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 28। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियस झील, बी है कैस्पियन सागर, सी है बैकाल झील, और डी है विक्टोरिया झील। तो देखिए जो विश्व की सबसे गहरी झील है वह बैकाल झील है, ठीक ना। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो कन्याकुमारी हो जाएगी, केप कोमोरिन, ठीक ना। और मुख्य भूमि न लिख करके पूछता तब क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछता तो इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य भूमि पूछ रहा है तो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन से राज्य है एक बार और बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। कुल 8 हो गए, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। तो देखिए जो सबसे पुरानी है वह अरावली है, ठीक ना, जो अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो देखिए जो दक्षिण भारत की पूछेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक ना। दक्षिण भारत की पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा, सिर्फ दक्षिण की पूछेगा तो कावेरी हो जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? तो देखिए जो काजीरंगा है यह असम में है, ठीक ना। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना, जो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक ना। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो ये जो लिया गया है मौलिक अधिकार जो है यह और न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार जो है जस्टिस रिव्यू, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है, और जब बना था संविधान तो 8 अनुसूची थी, ठीक ना। बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक ना, ये ध्यान रहे। 11वीं जो अनुसूची है वह पंचायती राज्य और 12वीं अनुसूची जो है नगर निकाय से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो ये जो है 14 से 18 के में यह क्या है? वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यह जो है भाग 3 में है। 14 से 18 जो अनुच्छेद है भाग 3 में है। इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन 2002, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, CGI, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से सिर्फ, ठीक है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर, ठीक ना। यह अनुच्छेद 108 के तहत यह विधेयक पारित किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो कौन होता है? राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अनुच्छेद 64 के अनुसार, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 44, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये देखिए लगाया जो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक ना। यह भाग 18 में स्थित है, ठीक ना, अनुच्छेद 356, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्सटीज के दशक में करा 60 मतलब 60वें के दशक में आई हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए उस समय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में, ठीक ना। विश्व स्तर पर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक ना, विश्व स्तर पर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो देखिए नीति आयोग जो था इसका जो अध्यक्ष होते हैं, पहले ये योजना आयोग था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया, ठीक ना। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1935, 1947, 1949, 1969। तो बताइए कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1935, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? देखिए ये जो किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किस हिस्से को शामिल किया जाता है? तो उद्योग और विनिर्माण, बैंकिंग और बीमा, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था जो शामिल किया गया है वह कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मतलब होता है कि सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है, जैसे खेती, खनन, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में इसका जो विनिमय या उद्योग आते हैं, ठीक ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा और पर्यटन शामिल होते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल आते हैं? बैंकिंग, शिक्षा और पर्यटन। और द्वितीय में उद्योग आते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 हो गया। 49 देखेंगे। ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 जून, बी है 22 अप्रैल, सी है 16 सितंबर और डी है 11 जुलाई। तो देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है यह 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक ना। यह 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें जो है CFC को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के याद में यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और देखिए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, असम, उड़ीसा, पंजाब। तो देखिए जो बिहू है यह असम का लोक नृत्य है। ये देखिए बिहू असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है और त्यौहार भी है, ठीक ना। यह मनाया क्या जाता है फसल कटाई के मौसम से जुड़ा है। यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है। लोक नृत्य
मोहिनी अट्टम है, ठीक ना। और पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा है, याद रखिएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, देखिए बिहू जो है लोक नृत्य असम का है और यह किससे जुड़ा हुआ है, फसल कटाई के मौसम से जुड़ा होता है। और देखिए केरल का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली और लोक नृत्य मोहिनी अट्टम। और पंजाब का क्या है, भांगड़ा और गिद्धा, ठीक ना। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हुए, आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।